नमस्कार। सवाल तो बनता है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज बात करेंगे लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार के यू टर्न और उस पर हो रही सियासत की। मोदी सरकार के निर्देश के बाद यूपीएससी ने लेटरल एंट्री से होने वाली नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द कर दिया है। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन से नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कहने पर यह फैसला लिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि लेटरल एंट्री में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया था कि लेटरल एंट्री के जरिए एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीना जा रहा है। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवा में भर्ती कर रही है। वहीं राहुल के आरोप के जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 1976 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेटरल एंट्री के जरिए ही फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया था। इसी तरह मोंटेक सिंह अहलूवालिया को योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल चीफ बनाया गया था। इतना ही नहीं, मेघवाल ने कहा कि लेटरल एंट्री की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। वहीं सरकार के यू टर्न को विपक्ष अपनी जीत बता रहा है। तो क्या वाकई में विपक्ष की जीत हुई है या कुछ और है, इस पर चर्चा करेंगे। अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। इस संविधान की जीत है। ये फैसला असंवैधानिक था, ये संविधान पर प्रहार था, ये इस देश के दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण पर प्रहार था। सरकार को बैकफुट पर जाकर अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लग रही है और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगी अपने नेता राहुल गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को, समूचे विपक्ष को, जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस असंवैधानिक फैसले का, आरक्षण विरोधी फैसले का विरोध किया। और मोदी जी इसमें बिल्कुल भी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोगों के खिलाफ, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के खिलाफ ये साजिश आपकी नाक के नीचे रची गई थी। तो इसमें बिल्कुल क्रेडिट ना लीजिए। आपके घटक दल आपसे नाराज थे। मोदी 3.0 में आपको बार बार ऐसे फैसले देखने को मिले जहां पर सरकार बैकफुट पर जाएगी और यही लोकतंत्र की, यही संविधान की जीत है। देखिए, सबसे पहले जो है इशू को हम लोगों ने उठाया और जानकारी हम लोगों ने दिया। ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, एससी एसटी विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि एससी एसटी समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए यूपीएससी है, सब चीज है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बड़े वर्ग की चिंता को सम्मान देने का काम किया और जो ये नियुक्ति निकाली थी उसको रद्द करके पुनः उन्होंने इस समाज का विश्वास जीतने का काम किया। आज अचानक इनको याद आ गया कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के बड़े मसीहा हैं और सोशल जस्टिस की बात हो रही है। असली बात यह है कि वो पकड़े गए हैं क्योंकि वो आक्रमण कर रहे थे। आरक्षण को खत्म करने का ये पहला कदम था। सभी लोगों उन पर कूद पड़े। किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। मोदी जी ने यूपीएससी के जरिए से लेटरल एंट्री लेना एक ट्रांसपेरेंसी लाने का माध्यम था और अब उसमें रिजर्वेशन का प्रिंसिपल लाने से सोशल जस्टिस का और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता भी स्पष्ट होती है। धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार से लेटरल एंट्री को लेकर सियासत भी हो रही है। सरकार 3 दिनों के बाद यू टर्न कर गई और उसके बाद में अब भी सियासत जो है वो लगातार देखा जा रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ ये पूरा विवाद है। तो देखिए 3 दिन के अंदर सरकार ने क्यों यू टर्न लिया, ये इंडिया हिट सवाल कर रहा है। और उसके साथ ही आपको बता रहे हैं कि 10 संयुक्त सचिव और 35 उप सचिव के पद थे
जिस पर इन पदों को लेकर लेटरल एंट्री के माध्यम से इन पदों को भरा जाना था और विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। विपक्षी दलों ने जमकर सियासत की, हल्ला किया, जिसके बाद में अब कहीं ना कहीं जो सरकार है वो यूटर्न पे नजर आ रही है और 3 दिन के भीतर ही सरकार यूटर्न पे चली जाती है। तो विपक्ष का आरोप था कि ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण के अधिकार को कमजोर किया जाता है। तो वहीं यूपीएससी की तरफ से विज्ञापन में आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है, ऐसा भी कहा गया। तो देखिए 17 अगस्त को यूपीएससी ने सीनियर अफसरों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इंडिया हेड के क्या कुछ सवाल हैं इस सब को लेकर। तो 3 दिन के अंदर सरकार ने यूटर्न क्यों लिया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि आखिर सरकार ने यह फैसला वापस क्यों लिया। क्या विपक्ष के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए हैं? और सवाल तो यह भी बनता है कि क्या लिटरल एंट्री से किसी का हक छीना जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अब सरकार का रुख क्या होने वाला है आगे। तो देखिए आपको वो स्क्रीन पे लगातार हम इंडिया हेड के वो सवाल बता रहे हैं। किस प्रकार से 17 अगस्त को यूपीएससी ने सीनियर अफसरों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कुल पदों की संख्या 45 है। ये पद लेटरल एंट्री के जरिए भरे जाएंगे, ऐसा पहले होना था, लेकिन अब इसके बाद में सरकार कहीं ना कहीं अब यूटर्न पे नजर आ रही है और अभी के लिए पूरे मामले को टाल दिया गया है। विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष की तरफ से प्रश्न किए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये आरक्षण को खत्म करने की दिशा में सरकार का कदम है। तो देश चलाने में विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के साथ साथ अफसरों की भी भूमिका काफी अहम हो जाती है। यही अफसर कई प्रशासनिक फैसले भी लेते हैं, काम धाम यही अफसर भी करते हैं। और राज्यों में अफसर के चुनाव के लिए हर राज्य में एसपीएससी और केंद्र में यूपीएससी अफसरों को चयनित करता है। तो यूपीएससी के जरिए अफसर बनने के लिए प्री, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ता है। जो तीनों परीक्षाएं पास करता है वही अफसर बन सकता है। जिन अभ्यर्थियों का नाम परीक्षा पास करने के बाद मेरिट लिस्ट में आता है उन्हीं को रैंक के हिसाब से कैडर अलॉट किया जाता है। लेकिन लेटरल एंट्री के जरिए सीधे तौर पे प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ भी कोई कर्मचारी प्रशासनिक सेवा में आ सकता है। तो राज्य और केंद्र के अधिकारियों को चुनने के लिए सरकार जो परीक्षाएं आयोजित करवाती है उसमें 3 चरण होते हैं, आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन लेटरल एंट्री के जरिए साल 2018 में मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव किया। सरकार ने यूपीएससी से होने वाली भर्ती के अलावा भी अधिकारियों को चुनने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई। इसी को नाम दिया गया था लेटरल एंट्री। तो लेटरल एंट्री के तहत प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कोई भी शख्स जो 40 साल के योग्य हो उसको केंद्र सरकार में बड़े अधिकारी के तौर पर काम करने का अवसर दिया जा सकता है। बस इसके लिए जरूरी है कि उसके पास काम करने का कम से कम 15 साल का अनुभव हो। तो हमारे साथ में मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन जुड़ चुके हैं और साथ ही बीजेपी से हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ रोहित यादव जुड़ चुके हैं। नमस्कार। सबसे पहले रत्नेश जी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन के भीतर सरकार को लेटरल एंट्री पे अपना जो रुख है उससे पीछे हटी हुई सरकार नजर आई? क्यों आप बैकफुट पे चले गए सर, क्या कारण था? क्या आपको और साथी पैनलिस्ट को, देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, लैटरल एंट्री को समझने के लिए उस स्तर पे चीजें समझ में आनी चाहिए कि उसका तात्पर्य क्या है, उसका महत्व क्या है। अगर कोई विपक्षी दल या कांग्रेस पार्टी मुख्यतः इसका विरोध कर रही है तो लैटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट 1966 में जब मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, उन्होंने उसके लिए आधार तैयार किया। फिर 2005 में वीरप्पा मोइली जो केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री रहे और मनमोहन सिंह की सरकार में वो विधि एवं न्याय मंत्री रहे और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहे,
और उनकी अध्यक्षता में उस द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिविल सेवाओं में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और स्पेशलाइजेशन वाले कामों के लिए स्पेशलाइज्ड व्यक्तियों की नियुक्ति करने के लिए लैटरल एंट्री का प्रस्ताव दिया था। रत्नेश जी, ये मैं बता चुका हूँ, ये मैंने ओपनिंग में ही समझा दिया था, मैंने ओपनिंग में ही समझा दिया था। दर्शक ये समझ चुके हैं कि लेटरल एंट्री क्या है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि 3 दिन के भीतर ऐसा, आप बता तो दीजिए। आप मुद्दे पे तो आइए सर, आप भूमिका बांध रहे हैं। हाँ, आप भूमिका मत बांधिए सर, सीधा बताइए आखिर क्या हुआ कि 3 दिन के भीतर सरकार बैकफुट पे चली गई। आप प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा। हाँ प्लीज, और प्लीज आप भी मुद्दे पे बोलिए। इतिहास देखिए इतिहास जनता को पता होना चाहिए। मैं उसका भी जवाब दूंगा जो आपने पूछा है, पर थोड़ा पेशेंस रख के सुनिएगा। अब देखिए, अगर वीरप्पा अगर ये कहते हैं कि लेटरल एंट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मतलब कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस दी गई। इनके एक मिनिस्टर जो कांग्रेस पार्टी के प्राइम लीडर में से एक रहे, उन्होंने एक कमीशन के सिफारिशों में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिफारिश दी, तब राहुल गांधी चुप थे। राहुल गांधी तो 2004 में सांसद बन के आ चुके थे। अब देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का केवल एक ध्येय है कि सरकार को किस तरह बदनाम किया जाए। हमने केवल विपक्ष के झूठ को और विपक्ष जो जनता को बरगला रहा है, इस बरगलाहट को दूर करने के लिए अभी उन बिंदुओं को किनारे कर दिया है। हम तो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के लिए काम करते हैं। हम जनता की सलाह पर ही फिर इस पे काम करेंगे। दूसरी बात, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, देखिए आप लोगों ने देखा होगा, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की बेटी के बारे में कैसा दुष्प्रचार किया। बाद में यूपीएससी ने उनकी 3 ही परीक्षाओं के एडमिट कार्ड और उनके रोल नंबर जारी किए। इन लोग के मुंह पे फेविक्विक लग गया, नहीं बोल पाए। तो कांग्रेस का काम है झूठ बोलना, जनता को बरगलाना, और उस पे भी उनको साथ मिल गया तेजस्वी यादव का। ये सर आपने क्लियर कर दिया। अब मेरे सवाल पे आ जाइए, अब आप मेरे सवाल पे आ जाइए। ठीक है, हाँ एक पॉइंट और सर को पर्याप्त समय मिलेगा। 2004 से 14 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कौन सा यूपीएससी का एग्जाम पास किया था? क्या 10 साल तक एससी और ओबीसी के आरक्षण की मलाई मोन्टेक सिंह आरक्षण पे आएंगे सर, आरक्षण पे आएंगे। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप बता रहे हैं लेटरल एंट्री जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था, सरकार एक अच्छा कदम बढ़ा रही थी, फिर पीछे क्यों हट गए? सवाल तो यही है ना सर। देखिए, उसके तो मैंने जवाब दे दिया। विपक्ष ने जो दुष्प्रचार किया है, हाँ, तो विपक्ष के दुष्प्रचार से आप डर गए, भ्रमित किया है। हाँ। उसका क्लियरिफिकेशन देने के बाद हम फिर से वापस आएंगे, जनता को समझाएंगे कि जरूरत है देश की या जरूरत नहीं है देश की। ठीक है रोहित जी, क्यों विपक्ष की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है? देखिए, लगातार ये कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, तो विपक्ष की तरफ से भ्रम क्यों फैलाया जाता है? क्योंकि ये तो सत्य है कि 1976 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी लेटरल एंट्री के जरिए ही फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया था। और इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है जिसको कि आपकी सरकार में लेटरल एंट्री के जरिए ही सरकार में लाया गया था। तो फिर क्यों ऐसा आपकी तरफ से भ्रम फैलाए जा रहे हैं सर? देखिए, यहाँ एक बहुत अच्छी बात मैं शुरुआत से बोलना चाहूंगा। मेरे भाजपा के मित्र ने शुरुआत करी कि हिंदुस्तान की आबादी को उन्होंने जय श्री राम बोल के संबोधित किया, जिसमें से 17% आबादी को उन्होंने अपने आप से अलग कर दिया, है ना। ये उन्होंने ये सर भारत की संस्कृति, ऐसा आप सोचते हैं सर? भारत का हर हिंदुस्तान जय श्री राम बोलता है और हर हिंदुस्तानी बोलता है, ऐसा मत कीजिए सर। वो जय श्री राम को प्लीज धार्मिक मत बनाइए सर, धार्मिक मुद्दा नहीं है ना। प्लीज आप टॉपिक पे आ जाइए। क्या कर रहे हैं आप? उसी पे बोल रहा हूँ। हाँ, उसी पे बोलिए। है ना, उसी पे बोल रहा हूँ। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है, बहुत समझदार माना जाता है, जो दूसरों की गलती से सीखता है। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो खुद गलती करके सीखता है, वो थोड़ा कम समझदार होता है। तीसरा व्यक्ति जो होता है जिसको अपनी गलती करने के बाद भी अपनी गलती को सुधारने का उसको समझ नहीं होती, सुध नहीं होती। भाजपा भी, तो आप कह रहे हैं भाजपा जो है उस श्रेणी में है कि आपकी गलती से सीख ली, क्योंकि 1976 में आपने भी सेम तरीके से लेटरल एंट्री के जरिए मनमोहन सिंह और तमाम लोगों को सरकार में लाया था, तो भाजपा उसे सीख लेके अब वापस बैकफुट पे चलेगी, ये कह रहे हैं आप? नहीं, आपकी गलती से उन्होंने सीखा। अब आगे पूरी बात सुनिए। हाँ, सुनूंगा ना सर। अभी बताइए, किसान के मुद्दे पे क्या हुआ था इनके साथ? किसानों का भी इन्होंने बनाया कानून, किसान विरोधी कानून बनाया, उसको वापस लिया। अभी एक जेपीसी बनानी पड़ी। मतलब इन्होंने हमारी गलती से, ये हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। हम बोलते हैं चलिए हमारी तरफ से सैद्धांतिक रूप से अगर कोई गड़बड़ हो भी गई थी तो आपको सीख ले लेना थी। अगर आप इतने ही पारदर्शी थे, आप इतने ही ईमानदार थे, आप पक्षपात नहीं करना चाह रहे थे, तो आपने ये कानून लेके ही क्यों आए? आपको इसको पहले सुधार करना था। आपको हर बार यू टर्न क्यों? ये यूपीए की गवर्नमेंट नहीं है, ये मुझे लगता है ये यू टर्न गवर्नमेंट हो गई है।
ये अपने किसी भी फैसले को साफ नियत से सही समय पे निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये सिर्फ लीपापोती करके किसी तरह से ताकत की जोर पे इसको आजमाना चाहते थे, जो 2.0 तक तो चल गया क्योंकि ये बहुमत में थे। अब इनके अपने खुद के सहयोगी जो है वो विरोध में है। जब वही विरोध में है तो आपके सरकार चलाना मुश्किल है। और ये इनका एक ही सिद्धांत है कि कुछ भी हो जाए मगर हमारी सरकार बनी रहनी चाहिए। इनके नियत पे और टाइमिंग पे हमेशा सवाल उठता रहा। बिल्कुल। और यूटर्न क्यों लेना पड़ता है ये हम जानते हैं। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन भी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी देखिए, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल जी भी कह रहे हैं कि देखिए पहली बार नहीं है, इससे पहले 3 कृषि कानून है, उस पर भी सरकार बैकफुट में नजर आई और इसके बाद में लेटरल एंट्री भी बैकफुट पे नजर आ रही है। अब ये तो सर तय है ना कि विपक्ष तो अपना प्रदर्शन करेगा, विपक्ष तो माहौल बनाएगा अपने पक्ष में, तो सरकार इससे क्या इतना डर जाएगी क्या कि बैकफुट पे चली जा रही है? ये तो सोचना चाहिए पहले जब वो ऐसा कुछ करने जा रहे, प्रयास लाने जा रही है ऐसा कुछ, तो उनको तो सोचना चाहिए कि विपक्ष उनका साथ नहीं देने वाला है। फिर चाहे वो मुद्दा लेटरल एंट्री का हो, किसान 3 किसान को लेकर हो या फिर यूसीसी को लेकर हो, ये विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाएगी, तो सरकार क्या हर बार बैकफुट पे चली जाएगी क्या? देखिए रवि जी, बीजेपी कांग्रेस दोनों को हम सुन रहे थे और बड़े इत्मीनान से सुना। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ पर सीधी भर्ती की अगर बात करें तो दोनों ने ही अपने अपने कई लोगों को, करीबियों को मोबिलाइज किया, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की हो, लेकिन बीजेपी ने भी 2017 और 18 में भर्तियाँ की हैं। तो कहीं ना कहीं सीधी भर्ती को लेकर कोई विवाद नहीं है। विवाद है इसमें आरक्षण के रोस्टर को फॉलो न करने को लेकर, क्योंकि बीजेपी की केंद्र सरकार ने बड़ी ही चतुराई से रोस्टर लागू नहीं किया है और यही बात कांग्रेस ने पकड़ ली। रोस्टर में जो 4, 7 और 14 का जो पैमाना होता है, हर चौथी भर्ती पर ओबीसी का एक कैंडिडेट चयन किया जाना चाहिए, हर 7वीं भर्ती पर जो है एक एससी का कैंडिडेट चयन किया जाना चाहिए और हर 14वीं भर्ती पर एसटी का कैंडिडेट चयन किया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने बड़े टेक्निकल पॉइंट पर यहाँ पर खेला है और हर विभाग में कम से कम 3 नियुक्तियाँ निकाली हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाली, क्योंकि 3 नियुक्तियों में ये नियम लागू नहीं होता जो रोस्टर है। और यही सवाल राहुल गांधी ने पूछा है कि आप जो है सीधी भर्ती तो कर रहे हैं लेकिन रोस्टर फॉलो नहीं कर रहे हैं, आरक्षण का लाभ नहीं दे रहे हैं। उसी आरक्षण के मुद्दे पर बैकफुट पर केंद्र सरकार को आना पड़ा है। अब मुझे लगता है कि दोबारा से रोस्टर के अनुसार दोबारा ये जरूर कभी न कभी भविष्य में कुछ महीनों बाद या हो सकता है कुछ 1-2 साल बाद ये दोबारा से सीधी भर्ती मामला शुरू किया जा सकता है। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट था वो रोस्टर और आरक्षण को लेकर था, जिस पर राहुल गांधी भी बरसे हैं और जिस पर तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाए। तो बीजेपी को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि अगर वो सीधी भर्ती कराती है तो तमाम नियम, आरक्षण और रोस्टर लागू नियम अनुसार क्यों नहीं कर रही है। बिल्कुल जवाब लेते हैं रत्नेश जी। देखिए ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इसमें आरक्षण लागू नहीं हो सकता था क्योंकि आपने सेपरेट भर्ती निकाली थी। तो अब चूंकि इसमें आरक्षण लागू नहीं होगा तो सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार से सवाल तो क्या ही जाएगा। विपक्ष तो मुद्दा उठाएगा कि भैया फिर इसमें आरक्षण लागू नहीं होगा तो आरक्षण का फिर देश में महत्व क्या रह गया। आप अगर इसी तरीके से चालाकी से अगर सेपरेट निकालेंगे भर्ती तो फिर इसमें आरक्षण कैसे लागू होगा? देखिए पहली बात तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से अनुरोध करूंगा कि शांति से सुनिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मैंने जय श्री राम क्यों बोला, तो मैं अयोध्या में पैदा हुआ हूं और प्रथम दिन से लेकर अब तक श्री राम का नाम सुनता आया हूं। मैं जय श्री कृष्ण भी बोलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे बिल्कुल बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए। भारत के हर एक शब्द से प्लीज उस पे सर मैंने भी तो बोल दिया ना, कैसे कर रहे हैं रत्नेश जी आपने मुझे सुना था, अरे रत्नेश जी आपने मुझे सुना था ना, मैंने बोला था ना कि हर भारतीय जय श्री राम बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वापस मत जाइए ना सर, प्लीज टॉपिक को डाइवर्ट मत कीजिए। मुझे सर ये सब चालाकी पता है, प्लीज मुझे ये सब पता है सर। प्लीज आप टॉपिक को बात कीजिए ना, आपसे आरक्षण पे सवाल किया जा रहा है, ये हो गया सर, हो गया। मुझसे किया गया तो मैं जवाब दूंगा। मैंने दिया ना, आपने मुझे सुना था, मैंने कहा था। अब आगे बढ़ते हैं ना सर, आगे बढ़ते हैं, प्लीज मत कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अरे कैसे नहीं चलेगा? मैंने आपकी तरफ से बोला या नहीं बोला? इंटरप्ट नहीं किया। अरे सर मैंने आपकी तरफ से बोला या नहीं बोला? मेरी बात, अरे भाई मेरी 20 सेकंड बात तो आने देंगे आप। अरे रत्नेश जी क्या कर रहे हैं आप? आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है फिर जय श्री राम पे कर लीजिए। ठीक है सर सुनिए तो, ठीक है रत्नेश जी आप फिर जय श्री राम पे कर लीजिए। ठीक है कर लीजिए। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मुझे भी संविधान बोलने की इजाजत देता है। ठीक है रोहित जी सुनिए, सुन रहा हूँ। मैं पैदा हुआ, राम भक्ति के लिए श्रद्धा का विषय है। दूसरी बात, राम भारत की आत्मा है और मैं दुखी हूं कि कांग्रेस अभी भी राम विरोध की भावना से उभर नहीं पा रही है। आप उभरिए, राम भारत की आत्मा है और भारत की आत्मा और भारत के विचार का विरोध करके आप अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं लगातार। आप भाजपा का विरोध करिए चलेगा,
आप रत्नेश मिश्रा का विरोध करे चलेगा, लेकिन राम का विरोध करेंगे तो नष्ट हो जाता है। आप जहां तक रही रोस्टर की बात, तो देखिए ये लोग केवल संविधान को हाथ में लेके घूमते हैं, पढ़ते नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया है कि आरक्षण केवल उसी सीमा तक दिया जाना चाहिए जहां प्रशासनिक कार्य कुशलता पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, और यदि किसी विशेष योग्यता वाले पद पर नियुक्ति की जा रही है या किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्ति की जा रही है तो वहां पर आरक्षण के रोस्टर को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। अगर पढ़ते कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यादव जी तो पढ़ता हो। अब दूसरी बात रही है कि रोस्टर की प्रणाली 3 पदों के बाद लागू होती है। अब उसको कोई कितना भी कहे, अगर हम 4-4 पद निकाल देते तो भी तो रोस्टर की प्रणाली को नहीं कर पाते, क्योंकि 7वां और 14वां तो आता नहीं, तो वहां भी ये दिक्कत पैदा करते। तो हम केवल जवाबदेह हैं भारत की जनता के प्रति। इन्होंने इसी तरह लोकसभा चुनाव में जनता को दिग्भ्रमित किया। हमने समझा कि जनता इनके दिग्भ्रमण में नहीं आएगी, लेकिन हमने उसको क्लेरिफाई नहीं किया। इस बार हम क्लेरिफाई करेंगे और इनको जनता के बीच में इनके झूठ को बेनकाब करेंगे। ठीक है, रोहित जी जवाब दीजिए। दूसरी बात, मुझे एक बात बार बार मैं उनसे निवेदन करके कहना चाहता हूं अपने भाजपा के मित्र से कि आपको ये जो यू टर्न लेने की आदत पड़ गई है, ये कब जाएगी? आप कोई भी निर्णय लेने से पहले जनमत क्यों नहीं कर लेते हैं? आप जो लाभार्थी हैं उनसे क्यों नहीं पूछ लेते हैं? विपक्ष से विचार विमर्श क्यों नहीं कर लेते हैं? आप अपने सहयोगी दलों से क्यों नहीं विचार विमर्श कर लेते हैं? रोहित जी, आपको संविधान पढ़ने की आवश्यकता है। रेफरेंडम इज अ पार्ट ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज जस्ट गवर्न बाय द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है महाराज। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में रेफरेंडम नहीं होता। रेफरेंडम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्त्र है। कहना क्या चाहते हैं भाई? मतलब राहुल गांधी के लिए संविधान को किनारे रख दो। राहुल गांधी के लिए जो डेमोक्रेसी के लॉ और नियम विनियम है सब किनारे रख दो, केवल राहुल गांधी की बात सुनो। अरे भैया, कम से कम इतना तो पढ़ लेते हैं कि रेफरेंडम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का है। अरे प्रभु, मतलब संवैधानिक मसले पर डिबेट करनी है और संविधान पढ़ना भी नहीं है। गजब है, गजब है, गजब है। अरे कम से कम संविधान पढ़ के आए होते ना। रेफरेंडम इज नॉट द पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। रेफरेंडम इज द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी मेरे भैया। मैं ठीक कह रहा हूँ, जनमत जो है, जनसंग्रह जो जनमत संग्रह है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का नहीं है। आपको यू टर्न लेने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या आदमी है आप लोग? मतलब भारत किस डेमोक्रेसी के तहत गवर्न होता है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है पता नहीं है। रत्नेश जी सुनिए तो प्रभु सुनिए रत्नेश जी, आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में सुनिए तो रत्नेश जी सुन लीजिए प्रभु, थक गए होंगे। सुन लीजिए, आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अरे सुनिए तो रत्नेश जी सुनिए तो। अरे सर, मेरा सवाल आप ही को बोलना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो संविधान का ये जो आप मुझे बता रहे हैं, तो आपने सेम चीज जेडीयू को क्यों नहीं बता दिया? आपने एलजेपी को क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो भी तो विरोध कर रहे थे सर, उनको भी तो बताना चाहिए था। अपनी पार्टी में जो आपके साथ में जो शामिल है, एनडीए में घटक दल में आपके साथ शामिल है, वो भी तो इसका विरोध कर रहे थे। देखिए, हमने फिर कहा, मैंने एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दी कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, किसी राहुल गांधी और किसी कांग्रेस पार्टी के प्रति नहीं। अरे मैं बात कर रहा हूं एलजेपी की, आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। सुनिए, जनता को इन्होंने गलत सूचनाएं दी। सुनिए, हम जनता को क्लेरिफाई करेंगे और जिस दिन भारत की जनता कहेगी उस दिन कौन सा दल विरोध करेगा? भाई, आप भी भारत की जनता ने हमें, तो आप कहिए ना कि आपके घटक दल आपके साथ में नहीं थे इसलिए आप बैकफुट पे गए। तो आप ये कहने से बच क्यों रहे? कहिए साफ तौर पे। बिल्कुल, हमारे घटक दल हमारे साथ है। हमारे घटक दलों की कुछ संख्या, अभी हमने बयान चलाया, एलजेपी के चिराग पासवान कह रहे कि वो इस फैसले के खिलाफ थे और वो बात करेंगे, और उन्होंने बात की और आपको बैकफुट पे जाना पड़ा। मुझे गलत शब्द का, हम बैकफुट, क्या मैं गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ? क्या गलत शब्द है? हमने कांग्रेस नहीं, आप मुझे बताइए गलत शब्द क्या है? क्या गलत शब्द है? बेनकाब करने के लिए समय लिया है भारत की जनता से। तो पहले आप सोचे नहीं थे? जब आपने विज्ञापन निकाला था तो भारत की जनता के बारे में आपने सोचा नहीं था?
इतनी ये बड़े तो देश वही में लोग- जो ये भी तो फैसला वही लिया लोग जाए बिना एंकर सोचे महोदय, लिया जाता है क्या? जो बिरला जी की बेटी को कह रहे थे कि वो उनको फर्जी तरीके से आईएएस बना दिया गया, उन्होंने कोई परीक्षा नहीं दी। ब्रिजेश जी हमारे साथ में, और ब्रिजेश जी भी UPSC लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम देश की जनता से थोड़ा सा समय ले रहे थे। अब क्या उन्होंने इस फैसले को लेने से पहले जब उन्होंने विज्ञापन निकाला था तो क्या उससे पहले इन्होंने सोचा नहीं था कि देश की जनता के सामने में जाएंगे तो उसे कैसे समझाएंगे? क्या अब क्योंकि अब इनको देश की जनता को समझाने के लिए बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के सलाहकार इस मामले में भी वही थे जिन्होंने कृषि कानून बनवाए थे, और दूसरे जो कानून पेंडिंग है या जिस पर बैकफुट पर बीजेपी को आना पड़ा है घोषणा पत्र में वादे करने के बाद भी वो कानून नहीं ला पाए, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या दूसरे इससे जुड़े हुए कानून हो, तो कहीं ना कहीं पहले ये टेक्निकल पहलू देखना चाहिए कि आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। आप अगर तकनीकी रूप से आप कुछ छेड़छाड़ करके 3 से कम पद निकालेंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा, तो ये भविष्य में बीजेपी को याद रखना होगा, सरकार को याद रखना होगा, और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये देखना होगा कि सीधी भर्ती में अगर कोई गुंजाइश है टेक्निकल पद पर, टेक्निकलिटी में, स्पेशलिटी में कहीं ना कहीं विशेषज्ञ लोग चाहिए, तो उस पर सुझाव विपक्ष के पास क्या है, क्योंकि विपक्ष विरोध तो करता है लेकिन कृषि कानून में भी सुझाव नहीं दे पाया था। यहाँ भी विपक्ष के पास सिर्फ विरोध के अलावा सुझाव नहीं है। तो किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था रोहित कि कुछ बदलाव के साथ दोबारा, क्योंकि सीधी भर्ती जरूरी है, ये बात तो तय है, क्योंकि इस पर पहले भी एक्सपर्ट्स की राय आई है, कमेटियां बनी है, सीधी भर्ती जरूरी है टेक्निकल स्पेशलिस्ट के लिए, लेकिन इसमें आरक्षण या दूसरे नियमों को दरकिनार ना किया जाए, इसके लिए भी देखना होगा। तो क्या रोहित जी, यदि इसमें लेटरल एंट्री में आरक्षण का प्रावधान होता है तो क्या कांग्रेस की तरफ से और इंडी गठबंधन की तरफ से इसका स्वागत किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए हमारी संवैधानिक व्यवस्था में अटूट विश्वास है, और यदि विपक्ष को अपने विश्वास में लेकर सत्ता पक्ष काम करेगा और देश हित में काम करेगा तो हमारा हर तरह से पुरजोर सहयोग रहेगा। हमारा कतई ये नियत नहीं है कि हम हर बात को सिर्फ आंख बंद करके विरोध करें। जो देश के लिए, देश की जनता के लिए और यहाँ तमाम आवाम के लिए अगर कोई भलाई की बात की जाती है, सर्वजन हिताय की बात करी जाती है, जहाँ नियमों को टेक्निकलिटी में फंसा के किसी तरह से किसी को मूर्ख नहीं बनाया जाता, तो हम ये गारंटी दे रहा हूं मैं कि किसी भी तरह से आपको विपक्ष आपके विरोध में खड़ा नहीं मिलेगा, और ये ऐसा पहली बार नहीं होगा। पहले भी हमने इतिहास में करके दिखाया है कि जब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की भी सरकार हुआ करती थी, जब बीजेपी की 2 सीट भी आती थी, तब भी विपक्ष को तवज्जो दी जाती थी, और तवज्जो के साथ साथ उससे विचार विमर्श करके और जो भी उससे सहयोग लेना होता था वो सहयोग लेकर निर्णय लिए जाते थे। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी विपक्ष ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई थी, मगर जिस ढंग से आर्म ट्विस्टिंग करके सरकार चलाने की कोशिश की जाती है मोदी जी द्वारा, पिछले 2 बार से जो उन्होंने करके दिखाया है, सिद्धांत जो उनका बोलता है, वो इस बार संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस बार वो 2 बैसाखियों पे चल रहे हैं, और उन दोनों बैसाखियों को ये पता है कि वो जिनके सहारे वो लोग चल रहे हैं, वो 2 बैसाखियों को भी कहीं ना कहीं बैसाखी की जरूरत है, वो बहुत विश्वसनीय लोग नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर ये डर तो है, वो कोशिश अभी भी करता है कि वो अपने पुराने तौर तरीके से सरकार को चला पाए, मगर अफसोस इस बार वो चला नहीं पा रहा है। तो रत्नेश जी, सरकार जो बैकफुट पे गई है तो वो देश की जनता को समझाने के लिए गई है या फिर एनडीए के साथियों को समझाने के लिए बैकफुट पे गई है कि कुछ समय मिल जाए तो एनडीए के जो साथी विरोध कर रहे हैं उनको समझा दिया जाए, फिर इस मामले में आगे बढ़ा जाए? क्या है वो देश की जनता को भी बताएंगे। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भैया, हमारे संसद का एक सदन है जिसका नाम है राज्यसभा। आपको पता है कि नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता, कि वहां पर भी SC ST और OBC के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। राज्यसभा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। 2014 तक आप इतनी बार सरकारों में रहे, आपके प्रधानमंत्री और आपके राष्ट्रपति होते रहे, उन लोगों ने SC ST और OBC के आरक्षण को क्यों नहीं लागू किया राज्यसभा में? भैया, बाकायदा SC ST का रिजर्वेशन है, लोकसभा में सीटें आरक्षित है, लेकिन राज्यसभा में नहीं है। तो क्यों नहीं कांग्रेस ने आज तक वो अधिकार दिया? क्या 70 सालों तक शासन करते वो SC ST और OBC के SC ST के अधिकारों को खाते रहे? मैं फिर वही कह रहा हूँ, राज्यसभा में आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया कि राज्यसभा, सर सुन तो लीजिए, क्योंकि राज्यसभा को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्पेशलाइज्ड लोगों का सदन माना था। उनकी आशा ये थी कि वहां वो लोग जाएंगे जो टेक्निकल मुद्दों पर बात कर सकते हो, सामाजिक मुद्दों पर बात कर सकते हो। रत्नेश जी, समय की थोड़ी सी कमी है, मैं वापस से आपसे वही सवाल पूछता हूँ। आपने जो समय लिया था, सर समय की कमी है ना, फिर मुझे भी तो मेरे सवाल का जवाब चाहिए ना सर। 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, 10 सेकंड में। अब राहुल गांधी जी पता नहीं कब उसमें राज्यसभा में आरक्षण के लिए बैठेंगे,
विधान परिषदों में भी आरक्षण नहीं होता, वहां भी बैठिए। आप कर्नाटका में विधान परिषद में आरक्षण दीजिए, पता क्यों नहीं आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं? ये केवल बातें केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने की है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे आप तो आपका अस्तित्व मिटेगा। आप कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का रोल निभाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको समय चाहिए होता अपनी बात रखने के लिए, आपने रख दी। आप जो स्क्रिप्ट लेके आए थे वो आपने पढ़ दी। अब मैं आपसे वापस से वही सवाल पूछता हूं, आपने जो समय लिया है वो देश की जनता को समझाने के लिए या एनडीए के साथियों को समझाने के लिए? सर, मैंने पहले अपनी बात कहने के पहले ही इसका जवाब दिया कि हमने भारत की जनता को जो ये भ्रमित कर दिया है कांग्रेस और सर, भ्रमित तो आपके एनडीए के साथी भी कर रहे थे, आप विपक्ष पे सवाल उठा रहे हैं। सर सुनिए, क्या सुनिए सर, मेरा बार बार आपसे मैं वही कह रहा हूं कि आपके साथी भी सवाल उठा रहे थे, आप उस बात को स्वीकार ही नहीं रहे हैं। सभी लोग शामिल हैं सर। हाँ ठीक है, तो आपने इस बात पे मुहर लगा दी कि रोहित जी जो आपको कह रहे हैं कि आप चूंकि बैसाखी की सरकार चला रहे हैं तो इसका आपको नुकसान भुगतना पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस का काम है विरोध करना, और कांग्रेस कंस्ट्रक्टिव विरोध कर रही होती तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होता। इनका इररिलेवेंट विरोध है। मुझे नहीं पता कि वो ममता बनर्जी का कोलकाता रेप केस पर विरोध कब करेंगे, मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूं। देश का मैं भी एक नागरिक को मैं सुनना चाहता हूं कि राहुल गांधी कब जाके बंगाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है रोहित जी, आखिरी सवाल आपसे है, बस 10 सेकंड का टाइम है सर, शॉर्ट में रखिएगा। क्या आपकी तरफ से केवल सियासत की जा रही है, क्योंकि लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो केवल भ्रम की राजनीति कर रहा है और भ्रम फैला रहा है? एक बात बहुत सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट की जाए, क्या विपक्ष का किसी भी मुद्दे पे अपना मत रखना, क्या लोगों को बहकाना, क्या सच्चाई दिखाना बहकाना, जो भाजपा बोले क्या उसको अंतिम सत्य मान लिया जाए? क्या विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है संविधान में? तो ये देखिए, ये सैद्धांतिक रूप से ये मान चुके हैं कि हम जो बोलेंगे वो आखिरी सत्य है, वो ब्रह्म सत्य हो जाएगा। भाजपा का विरोध का मतलब, भाजपा की नीतियों का विरोध का मतलब देश का विरोध नहीं होता है। ठीक है सर, समय की हमारे पास में कमी है, समय की सर हमारे पास में कमी है। हाँ जी, ब्रिजेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में बीजेपी से रत्नीश मिश्रा जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में कांग्रेस से रोहित यादव जुड़े थे, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार पॉलिटिक्स जारी है, लेटरल एंट्री को लेकर सियासत की जा रही है, फिर चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। चूंकि जो एनडीए के साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं लेटरल एंट्री को लेकर सियासत करते हुए नजर आए। चूंकि उनका जो वोट बैंक है उसको भी वो कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, और उन्होंने सरकार पर दबाव डाला, और उस दबाव का असर हमें दिखा भी कि 3 दिन के अंदर अंदर सरकार बैकफुट पे नजर आई थी। अब देखना यह होगा कि जब लेटरल एंट्री को फिर सरकार नई तरीके से पेश करती है तो क्या उसमें आरक्षण का प्रावधान होगा या फिर जो एनडीए के साथी हैं उन्हें मनाया जाएगा। तो मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।